अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ताहिर है। मैं आज आपको पीपीएससी टेस्ट प्रेपरेशन, एक केमिस्ट किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट को प्रिपेयर कर सकता है, जिसमें सबसे मेन पीपीएससी के अंडर लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए होने वाला टेस्ट है। केमिस्ट जो है वो एज टीचर, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर हो सकता है। तो जो टेस्ट है वो भी जिस लेवल को पढ़ाना हो या काम करना हो उसमें से ज़्यादा उस पोर्शन को ही आता है। अब कॉलेज में प्रॉब्लम ये है कॉलेज के लेक्चर के लिए कि वो एक तरफ इंटरमीडिएट को भी करता है और दूसरा बीएस क्लासेस भी होती हैं कॉलेजेस में, तो लिहाजा वो बीएस के सिलेबस को भी उसको सारा करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए बीएस और एमफिल क्लासेस के लिए होता है, इंटर में से या मैट्रिक में से कुछ नहीं, उसमें से इतना ख़ास नहीं आता। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़्यादा इंटर क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़े और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर 9-10 के साथ उसका कंसर्न है, लिहाजा उसको बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पीपीएससी एग्ज़ाम फॉर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरर, इन दोनों के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्ज़ाम लेता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और लेक्चरर्स होते हैं जो वो कॉलेज के लिए। तो इसका पैटर्न जो 2017 के बाद या 17 से ऑनवर्ड आगे चला है कि इस पैटर्न पे टेस्ट लिए जाएंगे। तो 2017 में लेक्चरर का टेस्ट हुआ, तो वो किस तरह था, 80 MCQs केमिस्ट्री में से थे, 20 जो है जनरल नॉलेज थे, टाइम 90 मिनट और नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटता है। और टेस्ट सेंटर तकरीबन 5 थे पंजाब में, और फैसलाबाद में भी इसका था टेस्ट सेंटर। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन MSc BS केमिस्ट्री किया हो या MSc किए हो, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल BEd भी होना चाहिए। लेकिन आपका ये टेस्ट चूँकि लेक्चरर का है इसलिए आपको BEd की ज़रूरत नहीं है, CNI से मस्ट है। आखिरी 2 चीज़ें जो हैं इसको आप गौर से देखें, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर और गेस आंसर ऑफ अननोन क्वेश्चन। पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, पेपर में एक बहुत बड़ा मसला ये बनता है जिस वक्त आप लोग बैठते हैं उस वक्त बाज़ का ऐसा होता है कि पेपर के पहले 5-6 सवाल 5-6 ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आते नहीं होते, यानी वो ऐसी जगह से आ गए हैं जो पोर्शन आप रिवाइज़ नहीं करके आए या आपने पढ़ा नहीं था उसको, या एट द स्पॉट जो है वो आपके ज़हन में आप नहीं आ रहे। तो ये एक बड़ी यानी हिकमत अमली है कि फ़र्स्ट टाइम जिस वक्त आप क्वेश्चंस को देख रहे हों उस वक्त उन सारे सवालों को छोड़ते जाएं जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस वक्त पेपर में जाके बैठते हैं तो पहले 5 से 10 मिनट आपका माइंड लेता है उस चीज़ में, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में, सवालों को पढ़ता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, सोचता है किस तरफ इसका जवाब होगा, कौन सी बात कैसे होगी। आपको शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूला दिमाग में आते हुए कुछ टाइम लगता है। जब आप एक सवाल को एक दफ़ा देख रहे होते हैं तो आपको एक लम्हे यूं ही लगता है कि इसका तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जब आप 5वें 10वें या 20वें या 25वें सवाल पे पहुंचते हैं तो उस पहले क्वेश्चन के करीब तरीन कोई बात और उसने पूछ ली होती है जो आपको पता होती है, जिसकी वजह से आपका माइंड फौरी तौर पर पिछले सवाल के जवाब को भी क्लिक करना शुरू कर देता है कि भाई इसका जवाब ये होगा। तो ये हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में अपने जो नर्व्स हैं उनको काबू में रखना है। ये नहीं है कि अगर 5-7 नहीं आते तो फौरी तौर पर बंदा परेशान हो जाए कि मुझे कुछ भी नहीं आता टेस्ट का है। ऐसा नहीं होता, आप आगे चलें। अगर 3-4-5 करने के बाद 2 सवाल इकट्ठे आ गए ऐसे जो बिल्कुल नहीं आ रहे तो आप बिल्कुल नहीं घबराना आपने, आप आगे चलें। और 2-4 मिनट के बाद फिर आपको जो जब दोबारा से आप आएंगे तो कुछ ना कुछ आपके ज़हन में बात उसके बारे में आ चुकी होगी। उसके बाद है जी गैस आंसर ऑफ अननोन क्वेश्चन, आखिरी पॉइंट। इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में है कि अननोन क्वेश्चन जो है वो जब कोई ऐसा सवाल आ गया जिसके चारों ऑप्शन आपके लिए अननोन है, आप उसको टिक ना करें। और अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जिसके 2 ऑप्शंस के बारे में आपको कंफर्म है कि ये नहीं हो सकते, 2 में प्रॉब्लम है, तब आप वहाँ पर गैस कर दें कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं तुक्का लगाना। तो जो तुक्का लगाना है वो आप वहाँ लगाएं जहाँ आप 2 के बारे में कंफ्यूज हैं। जहाँ चारों के बारे में कंफ्यूज है वहाँ फ़ायदा कोई नहीं है। तो दूसरी बात, सम टाइम ऐसे होता है हमें
जो असल जवाब है उसका नहीं पता होता। मतलब अगर किसी चीज़ में उसने पूछा है विच वन इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट या विच वन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पढ़ने के बाद आपको तीनों पे कंफर्म हो जाता है कि ये हो सकती है या ये नहीं हो सकती, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक स्टेटमेंट के बारे में आपको पता नहीं होता, उसने पूछा इनकरेक्ट कौन सी है, आपने तीनों पढ़ ली, आप कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चौथी समझ में नहीं आ रही, तो फिर बंदा गैस कर लेता है कि भाई चलो चौथा ही होगा। यानी 2 सूरतें मैंने तुक्का लगाने की बताई हैं। एक तो ये है कि आपको एग्जैक्ट जवाब नहीं आ रहा, लेकिन बाकी ऑप्शन में आप थोड़ा क्लियर हैं कि ये हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आप 2 जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि या ए है या बी है। इन जगहों पर आप गैस करके तो आप आंसर लगा दें और अल्लाह पर उम्मीद रखें। केमिस्ट्री पोर्शन कैसा होता है, उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल, अप्लाइड, एनालिटिकल और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के मतलब है। मेजर वैसे पहली 3 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल ही है इसी में से। तो इनऑर्गेनिक में ग्रेजुएशन का जो पीरियोडिक टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसमें सारे ग्रुप्स जो हैं 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7 और 8A तक जो एलिमेंट्स का बिहेवियर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में साइज़ आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा उनके कंपाउंड के अंदर आने वाली वेरिएशन, उसकी सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ हीट और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो पीरियोडिसिटी शो करती हैं पीरियोडिक टेबल वाइज, और इनके यूजेस, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन और नहीं मैंने की हुई, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल के साथ साथ ज़्यादा फोकस करना है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को और डी ब्लॉक एलिमेंट को। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर मेंशन नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में से भी बड़ा क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली जो मालिक्यूल्स पे अप्लाई करके हम करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें उनकी क्लासेस, उनके फंक्शन ग्रुप, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन सा एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एसएन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन है, अल्फा एलिमिनेशन, जो भी टाइप रिएक्शन की बनती हो। उसके बाद टिपिकल जो इंटर में और बीएससी में जो रिएक्शंस इस्तेमाल हो, यानी पढ़ते हैं ना हम, बाई नेम रिएक्शन स्पेशली, वो बहुत आते हैं। बेंजीन के जो है वो रिएक्शन आते हैं। मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन और मैकेनिज़्म, ये 4 चीज़ें जो है वो उधर पूछी जाती हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री में 4 बातें, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में शुगर, ग्लास, सीमेंट, पेपर, सिरामिक, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है। एक मरतबा 2011 में एक पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सारी इंडस्ट्री आ गई थी। अब वो सारी इंडस्ट्री इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो पोर्शन हायर क्लासेस का लेना था वो सारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से उठा के पूछ लिया गया। तो उस वक्त इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इकट्ठा होता था, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में से वो ज़्यादा उन्होंने वो बनाकर नाम इनऑर्गेनिक का लेकर वो सारे का सारा वो दे दिया था। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम बने थे। मतलब जितनी सीटें थी, हर सीट के अगेंस्ट ना 5 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना होता है। तो उस वक्त 5 भी नहीं हो सके। इसी तरह गर्ल्स की 72 सीट्स थी फीमेल की, और मेल की थी 83 सीट्स। तो इनके अगेंस्ट 5 से मल्टीप्लाई करके जितने कैंडिडेट्स चाहिए थे उतने कैंडिडेट्स ही नहीं थे, टेस्ट ही नहीं पास हुआ था लोगों का। तो इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिटिकल डाटा, एवेल्यूएशन में एनालिटिकल डाटा, इसमें से पूछते हैं। इन्वायरमेंटल में से आपको एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब मिसलिनियस क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के हैं, जिनको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, तो जनरल नॉलेज में या मिसलिनियस क्वेश्चन में क्या है, अरिथमेटिक्स है, मैथ का, उसमें रेशो, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्शन सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करना है। तो बड़े आसान 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं। इंग्लिश है, उसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट वर्ब यूज़, ये पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में नेम ऑफ कैपिटल, करेंसी, फिल्म एंड ड्रामास के बारे में आ जाता है। मतलब 2017 में एक आ गया था, पाकिस्तान में अरब कल्चर को शो करने के लिए 1970 में एक मूवी बनाई गई थी उसका क्या नाम था, तो वो ज़रका थी फिल्म। उसकी हीरोइन का नाम
साथ दे के उन्होंने पूछा था। तो ऐसा भी आ जाता है, इसे इसे कहते हैं जनरल नॉलेज। तो करंट अफेयर्स जिस महीने में या जिस साल में आप जो है वो जी रहे हैं, उससे एक साल पीछे उस और या उससे 2 साल पीछे, यानी वो सारा करंट अफेयर में ही आता है करीब तरीन। तो आजकल कोरोना का बहुत ज़ोर है, उसके बाद उसकी जो वैक्सीन वगैरह का, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मुआशी पॉलिसियाँ जो चल रही हैं उसके हवाले से सवाल। मसलन 2017 में एक क्वेश्चन आ गया था कि एंग्रो जो है उसमें नेदरलैंड ने किस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो की है वो कहाँ पे की है। तो इस तरह की चीज़ें, इकॉनमी, इस्लाम के मतलब पाकिस्तान स्टडी में से जो है वो सवाल आ सकता है। कंप्यूटर में शॉर्ट कीज़, एब्रीवेशन, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर वगैरह पूछ सकते हैं वो। और स्पेशली एब्रीवेशन और शॉर्ट कीज़ में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फ़लाँ चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट के लिए। लिटरेचर में बुक्स एंड नावल्स, अफसाना, मजमून, पर्सनैलिटीज़ इन उर्दू एंड इंग्लिश लिटरेचर, उनके नाम पूछ सकते हैं। मसलन एक सवाल आया था, एक तरकीब आई थी उर्दू की, अरबाब निशात किसको कहते हैं। और एक ऑथर का क्वेश्चन आया था कि जो उदास नस्लें किसका नावल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिटरेचर में से आ सकती हैं। ये 2 की सवाल आते हैं। तो अरिथमेटिक के 4 हो गए क्वेश्चन, इंग्लिश के 3-4-5 हो गए, जनरल नॉलेज के 3-4 हो गए, कंप्यूटर और लिटरेचर वगैरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। अब प्रेपरेशन कैसे की जाए। प्रेपरेशन के लिए लोग कुछ किताब दे देता है, कोई मशवरे दे देता है। ये इस तरह ही है जैसे कोई बंदा कहे मेरे सर में दर्द हो रही है, तो हर बंदा अपनी बोली से उसको मशवरे दे दे। 2 मसले ऐसे हैं, हमारे बड़े कहा करते 2 मसले ऐसे हैं कि तिब का और एक मज़हब का। जिस बंदे के सामने मसला जिक्र करो उसके 100 सलूशन देगा, चाहे उसको पता हो या ना हो। अब उन 2 मसलों में एक मसले का इजाफा हो चुका है, और वो एक मसला है PPSC का टेस्ट। आप किसी से भी जिक्र करेंगे तो वो आपको बहुत सारे मशवरे देगा, ये कर लें वो कर लें। हकीकत बात तो ये है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी के ठीक होते हैं जिसका थॉरली स्टडी है। अब एक बंदा नया है, मसला सवाल तो उसका है कि भाई मेरी थॉरली स्टडी नहीं है, मैं इसको कैसे पढ़ूँगा। तो अब उसके लिए थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ने का तरीका, उसकी तबीयत उकता ना जाए, फजूल चीज़ें इधर उधर की ना पढ़ता रहे, और फिर वो जो है टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में भी एक दफ़ा पढ़ते ही बैठ जाए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप पढ़ते हैं तो कुछ 10-15 मिनट के बाद आपको एक जाके पॉइंट क्लियर होता है, और बाज़ दफ़ा उसका शॉर्ट फार्मूला या तरीका ये बताया होता है या समराइज़ उस इंफॉर्मेशन को ऐसे किया होता है कि एक नज़र देखते ही चीज़ें जो है वो आपको याद रहती हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप FSC की बुक्स और उनकी बेस पर जो MCQs हैं उनको सॉल्व किया जाए तरतीब से, और उस तरतीब से आपने एक चैप्टर को मसलन उसके MCQs को सॉल्व करना है, तो उस MCQ सॉल्व करने के बाद उसके चैप्टर को पढ़े थॉरली। तो जब आप दूसरे MCQs के बाद चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या होगा, चैप्टर में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आपको पता होगा कि ये सवाल अच्छा ये इसमें से सवाल आया था, ये बात यहाँ से उसने पूछी थी। तो ये इस तरह चैप्टर पढ़ा जाता है, वरना आपको कह दिया जाए ये चीज़ रीड करनी है तो वो रीडिंग मुश्किल हो जाती है। उसके बाद रीड थॉरली फिज़िकल केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और BSc एंड सॉल्व देयर MCQ। दूसरा पॉइंट, इसमें भी थॉरली पढ़ना ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसमें फ़िज़िकल है तो उसमें जो इक्वेशंस होती हैं ना, डेरिवेशंस, वो सारी की सारी नहीं करनी होती। उसकी अजम्पशन कि वो उस बात क्या करना चाह रहा है, स्टार्ट किस बात से कर रहा है, और वो इक्वेशन किस टॉपिक के मतलब उससे वो निकालना क्या चाह रहा है, और उसका एंड रिज़ल्ट। बस आपने यही चीज़ें देखनी होती हैं कि उस एंड रिज़ल्ट में जो इक्वेशन आई है उसके अंदर कौन सी चीज़ आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के डायरेक्टली, कौन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो डेरिवेशन पूरी उसने की है उसमें से उसने निकाला क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है तो श्रोडिंगर जो है उसका वेव फंक्शन वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसकी जो आखिर पे वेव इक्वेशन आती है उस साई का जो सारा वो सॉल्व करके आखिर पे जो आंसर वो किस फॉर्म में उसको लिखते हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं वो क्या क्या शो करते हैं। तो ये पूरी डेरिवेशन जो है सफ़े नहीं भरने होते, हमने वो समराइज़ की इन्फॉर्मेशन को देखना होता है कौन सी चीज़ क्या बता रही। फिज़िकल में ये है, इस तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें रट्टा है, आपने देखना है और उसको मेमोराइज़ कर लेना है। तो ऑर्गेनिक जो है वो केमिस्ट्री BSc की जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ती अगर आपको FSC की आपको अच्छे तरीके से पता है।
तो बीएससी में कुछ नेम बाई नेम रिएक्शन है, उनको आप देख लें अगर। तो नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपने अच्छे तरीके से करने हैं, जो किसी नाम से है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है, वर्ड सिंथेसिस है, इस तरह के जो करने हैं। और उसके बाद क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवरव्यूज़ का सारा समराइज फॉर्म में लेना है। क्रोमेटोग्राफी उसकी टाइप्स, किस में क्या होता है, इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी मुख्तलिफ टाइप्स, उसकी एप्लीकेशन, उसका प्रिंसिपल, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये कोई बहुत 100 200 सफ़े बुक के याद नहीं करने, ये कोशिश करनी है कि क्रोमेटोग्राफी को जो पढ़ी जाए, आपके पास पेज पड़ा हो, आप उसको समराइज़ करके एक जगह पे लिखते जाएं। तो ये समरी बाद में काम आती है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ एफएससी एंड बीएससी, जो टाइट्रेशंस वगैरह हैं, साल्ट एनालिसिस हैं, ये सबसे आखिर पे रखे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर पीपीएससी का जो रिटन टेस्ट होता है ना, उसमें ये चीज़ें कम पूछते हैं, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। लेकिन टाइट्रेशन, उनकी टाइप्स, इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ये बातें चूँकि इसका तल्लक थ्योरी से भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर में ये चीज़ मौजूद है, तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम में। तो वहाँ पर वो एस्पेक्ट जिनका तल्लक थ्योरी से है, प्रैक्टिकल वो एस्पेक्ट, उनको जो है वो आप ज़रा देख लें। अदरवाइज़ ज़्यादातर प्रैक्टिकल के मतलब क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछते हैं। जनरल नॉलेज के लिए डोगर्स की बुक यूज़ कर लें, या एक ये PMS CSS के लोग इस्तेमाल करते हैं, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, इन किताबों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब हमने जो एक सिलसिला शुरू किया है उसकी तरफ आते हैं हम। अपने ग्रुप में हम किस तरह इसको चलाएँगे। एक पेपर MCQs का इंटर की बुक से रिलेटेड, चूँकि इंटर की बुक में 16 चैप्टर सेकेंड ईयर में, 11 फर्स्ट ईयर में है, तकरीबन 27 बनते हैं। तो कुछ चैप्टर्स को हम मर्ज करके 22 से 25 दिन में मैक्सिमम हम एक पेपर डेली का डिस्कस करेंगे। उसमें कोई 60 से 80 के दरमियान MCQs होंगे। वो पेपर एक दिन सुबह के वक्त, यानी दिन में किसी से में वो पेपर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद उसकी की जो है वो और डिस्कशन, आंसर की विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के ज़रिए आपको दिखा दी जाएगी, यूट्यूब की वीडियो होगी। और उसके बाद एक और काम करना है, ये सुनने पढ़ने के बाद आपने जो जो चीज़ें उस पेपर से पढ़ी हैं और वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी है, उनको समराइज़ करना है, कॉन्सेप्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को। चाहे आप एफएससी की बुक खोल के उसको देख के कर लें समराइज़, यानी उस अंदाज़ में याद करना है जिसमें आपको वो याद रह जाए। हर बंदे का अपना मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। उसके बाद बीएससी की बुक्स की डिस्कशन करनी है बाय MCQs। उस इंफॉर्मेशन जो है वो MCQs में जो आई है उसको सॉल्व करना है। इसी तरह उसके लिए सिलसिले में चौधरी सनाउल्लाह की बुक्स जो हैं वो काफ़ी जो है हेल्पफुल है। और लास्ट पे स्पेशल लेक्चर ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी, ये इसको मैं रखूँगा ताकि जो है वो इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपने समराइज़ करनी है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को शेयर किया जाए जो टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के PPSC के तैयारी कैसे की जाए स्टूडेंट के लिए। शुक्रिया।